हमारे संविधान में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमें राज्य की शक्ति से बचाते हैं, लेकिन क्या कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो हमें एक दूसरे से मतलब आम लोगों से बचाते हैं? आज हम भारतीय संविधान के ठीक इसी पहलू पर एक गहरी नजर डालेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक जानी मानी किताब लक्ष्मीकांत पर आधारित है। पर हमारा इरादा सिर्फ आर्टिकल 23 और 24 के तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुच्छेद महज कानून के शब्द क्यों नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा को बचाने का एक मजबूत कवच कैसे हैं। चलिए इस कवच की परतों को खोलते हैं। और ये बहुत ही जरूरी परतें हैं। ये अधिकार सीधे उन गहरी सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर चोट करते हैं जो सदियों से हमारे समाज में वो मौजूद थी। और आपने जो बात शुरू में कही वो बिल्कुल सही है। इन अधिकारों की सबसे दिलचस्प और आप कह सकते हैं शक्तिशाली बात यही है कि ये सिर्फ सरकार या राज्य के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के शोषण से भी बचाते हैं। अच्छा, यानी कोई आम नागरिक भी किसी दूसरे नागरिक का शोषण नहीं कर सकता। ये अधिकारों को एक व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी बनाता है। तो चलिए सीधे अनुच्छेद 23 से ही शुरू करते हैं। इसके दो मुख्य हिस्से हैं ना, एक है मानव तस्करी और दूसरा है बलात्श्रम। तो पहले मानव तस्करी को ही समझते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर मतलब इंसानों को खरीदने बेचने की एक तस्वीर आती है। क्या इसका दायरा बस इतना ही है? नहीं, इसका दायरा उससे कई ज्यादा बड़ा और गहरा है। संविधान निर्माता इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ही व्यापक अर्थ में कर रहे थे। इसमें सिर्फ पारंपरिक गुलामी या इंसानों की खरीद फरोख्त ही नहीं है, बल्कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करने वाली हर प्रथा इसमें शामिल है। जैसे कि वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना या फिर देवदासी जैसी प्रथाएं। देवदासी प्रथा, हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। ये एक पुरानी प्रथा थी जिसमें लड़कियों को मंदिर में वो ईश्वर की सेवा के नाम पर समर्पित कर दिया जाता था, लेकिन असल में कई बार उनका यौन शोषण होता था। तो संविधान इन सभी प्रथाओं को गैरकानूनी मानता है। बिल्कुल। सार ये है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें एक इंसान की गरिमा छीनकर उसे एक वस्तु या संपत्ति समझा जाए, वो मानव तस्करी के दायरे में आती है। ये अनुच्छेद कहता है कि इंसान बिकाऊ नहीं है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये मानवीय गरिमा का मूल सिद्धांत है जी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बलात्श्रम या फोर्स्ड लेबर। स्रोत में एक और शब्द का जिक्र है, बेगार। ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बेगार बलात्श्रम का ही एक रूप है, लेकिन एक बहुत ही खास रूप। बेगार का सीधा मतलब है बिना किसी भुगतान के जबरन काम करवाना। अच्छा। ये एक सामंती प्रथा थी जहां जमींदार या राजा महाराजा अपनी प्रजा से, खासकर किसानों और मजदूरों से, बिना कोई मजदूरी दिए काम करवाते थे। ये सरासर शोषण था। ठीक है, तो बेगार यानी जबरदस्ती काम बिना पैसे के। तो फिर बलात्श्रम इससे ज्यादा व्यापक कैसे हुआ? बलात्श्रम का मतलब है किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, चाहे उसके लिए भुगतान किया जा रहा हो या नहीं। यहीं पर यह अवधारणा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर किसी को पैसे दिए भी जा रहे हैं लेकिन काम उसकी मर्जी के खिलाफ है, तो वो भी बलात्श्रम माना जाएगा? बिल्कुल, और यही इस अनुच्छेद की सबसे क्रांतिकारी बात है। संविधान निर्माता ये समझ रहे थे कि जबरदस्ती सिर्फ शारीरिक या कानूनी नहीं होती। असली जबरदस्ती तो पेट की आग और गरीबी करती है। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि बलात्श्रम है वो स्थिति भी शामिल है जहां कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम करने के लिए मजबूर हो। आरी का फायदा उठाना भी शोषण के दायरे में आता है। ये तो अपने समय से बहुत आगे की सोच है। संविधान तो 1950 में बना था, लेकिन ये बात तो आज की गिग इकोनॉमी पर भी सवाल खड़े करती है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस व्याख्या को सही ठहराया है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है कि उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं है और उसे बाजार दर से बहुत कम मजदूरी दी जा रही है, तो ये उसकी मर्जी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है। सही बात है। और मजबूरी में किया गया काम बलात्श्रम है। जब संविधान निर्माताओं ने आर्थिक मजबूरी को भी इसमें शामिल किया, तो उन्होंने शोषण की सिर्फ टहनियों को नहीं बल्कि उसकी जड़ पर हमला किया। ये सिर्फ कानून नहीं, एक फिलॉसफी है।
ये तो एक बहुत ही जरूरी पहलू है। अच्छा, ये अधिकार किसके लिए उपलब्ध है? क्या ये सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलता है? नहीं, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अनुच्छेद 23 द्वारा दी गई यह सुरक्षा नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अच्छा। यह शोषण के खिलाफ एक सार्वभौमिक मानवीय अधिकार है जो किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता पर निर्भर नहीं करता। भारत की धरती पर किसी भी इंसान का इस तरह शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 हर तरह के बलात्श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाता है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। स्रोत बताते हैं कि इसी अनुच्छेद में एक अपवाद भी है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। ये बात तो थोड़ी उलझी हुई सी लगती है। एक तरफ आप जबरदस्ती काम करवाने से रोक रहे हैं और दूसरी तरफ आप राज्य को ही इसकी इजाजत दे रहे हैं। हाँ, ये पहली नजर में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इस अपवाद को बहुत ही सावधानी से और कुछ सख्त सीमाओं के साथ बनाया गया है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि राज्य ऐसा सिर्फ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कर सकता है। पब्लिक पर्पस। जी, पब्लिक पर्पस, मतलब किसी निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के हित के लिए, जैसे कि देश की रक्षा के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा या किसी बड़ी राष्ट्रीय आपदा के समय समाज सेवा की मांग करना। और इसकी दूसरी सीमा क्या है? क्या राज्य किसी को भी चुन सकता है इस अनिवार्य सेवा के लिए? नहीं, और यही इसकी दूसरी और सबसे जरूरी सीमा है। ऐसा करते समय राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अच्छा। यानी अगर अनिवार्य सेवा लागू की जाती है तो वो सभी पर समान रूप से लागू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य सिर्फ किसी खास समुदाय या जाति के लोगों को देश सेवा के लिए मजबूर करे। ये समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है जो हमारे संविधान की नींव है। तो ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध जैसा है। हम एक नागरिक के तौर पर राज्य को यह अधिकार देते हैं कि वो असाधारण परिस्थितियों में हमसे अनिवार्य सेवा ले सकता है, और बदले में राज्य ये गारंटी देता है कि वो इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सामाजिक अनुबंध। और एक बात और, राज्य भले ही सेवा अनिवार्य कर सकता है, लेकिन वो बेकार नहीं करवा सकता। अच्छा। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि राज्य को इस अनिवार्य सेवा के लिए भुगतान करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो भुगतान बाजार दर से कम हो, लेकिन वो शून्य नहीं हो सकता। समझ गई। तो ये अपवाद बहुत ही सीमित और नियंत्रित दायरे में ही लागू होता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र के सामूहिक हित के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो अनुच्छेद 23 हर व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिसमें कुछ खास परिस्थितियों में राज्य के लिए एक छोटी सी खिड़की छोड़ी गई है। लेकिन संविधान निर्माताओं को लगा कि समाज के एक हिस्से को इस कवच के अंदर भी एक और बिल्कुल मजबूत लोहे की दीवार की जरूरत है, और वो है हमारे बच्चे। और यहीं पर अनुच्छेद 24 आता है। बिल्कुल सही कंजेशन है। अनुच्छेद 24 विशेष रूप से और सिर्फ बच्चों के बारे में है। यह सीधे और स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। इसमें निर्माण कार्य या रेलवे जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां काम की प्रकृति जोखिम भरी होती है। इसका एकमात्र लक्ष्य है बच्चों के बचपन, उनकी सेहत और उनकी शिक्षा के अधिकार को हर हाल में सुरक्षित करना। यहाँ खतरनाक यानी हैजर्डस शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे दूसरे कामों में लग सकते हैं जो खतरनाक नहीं है? बिल्कुल, और ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। यह अनुच्छेद केवल खतरनाक कामों पर एक पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यह किसी हानि रहित या निर्दोष काम में उनके रोजगार पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल के बाद अपने परिवार की दुकान पर हाथ बटाता है, जहां कोई मशीनरी या केमिकल का खतरा नहीं है, तो अनुच्छेद 24 उसे नहीं रोकता। हाँ, अनुच्छेद 24 सीधे तौर पर उसे नहीं रोकता। हालांकि इस विषय को और विस्तार से नियंत्रित करने के लिए बाद में कई कानून बनाए गए, जैसे बाल श्रम अधिनियम। हाँ। लेकिन संविधान का ये अनुच्छेद एक न्यूनतम सुरक्षा मानक तय करता है, एक लक्ष्मण रेखा खींचता है कि बच्चे किसी भी सूरत में खतरनाक परिस्थितियों में काम नहीं करेंगे। सही है। ये वो आधार है जिस पर बाकी कानून बने हैं। और अगर हम इसकी तुलना अनुच्छेद 23 से करें तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। अनुच्छेद 23 में राज्य के लिए एक अपवाद था, एक छूट थी। क्या अनुच्छेद 24 में भी ऐसी कोई छूट है? नहीं,
और यही बात अनुच्छेद 24 को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। ये एक पूर्ण प्रतिबंध है। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। जी, यानी खतरनाक कामों के मामले में कोई अपवाद नहीं है। यहाँ कोई सार्वजनिक उद्देश्य या अनिवार्य सेवा जैसी कोई छूट नहीं है। कोई ये तर्क नहीं दे सकता कि देश हित में बच्चों को खदान में काम करना होगा। संविधान निर्माता इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट थे। उन्होंने बच्चों के संरक्षण को एक गैर समझौतावादी अधिकार माना। तो ये एक तरह से संविधान का ये कहना है कि बाकी सब पर बहस हो सकती है, लेकिन बच्चों का बचपन पवित्र है, उस पे कोई समझौता नहीं होगा। एकदम सही। ये दिखाता है कि उन्होंने बच्चों को राष्ट्र की सबसे कीमती संपत्ति माना, जिनकी सुरक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ देखें तो हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य टेकअवेज क्या हैं? अगर हम इसे समेटें तो अनुच्छेद 23 एक बहुत व्यापक छाता है। ये सभी को, नागरिक और गैर नागरिक, वयस्क और बच्चे को हर तरह के शोषण जैसे तस्करी, बेगार और अन्य बलात् श्रम से बचाता है। जबकि अनुच्छेद 24 उस छाते के नीचे हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशेष रूप से खतरनाक कामों से बचाने के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह है, जिसमें कोई सुराख नहीं है। और इन दोनों का जो मूल आधार है वो है मानवीय गरिमा का सम्मान। ये कि किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी गरीब या मजबूर क्यों ना हो, एक साधन या वस्तु नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि उन सदियों पुरानी सामाजिक आर्थिक प्रथाओं के खिलाफ एक संवैधानिक वादा है जो इंसानों को एक वस्तु की तरह समझते थे। और ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं है जी, ये अनुच्छेद संसद को इन कृत्यों को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार भी देते हैं। जी, जैसा कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम या बाल श्रम अधिनियम जैसे कानूनों के माध्यम से किया भी गया है। सही है। इससे ये वादा सिर्फ कागज पर नहीं रहता, बल्कि एक कानूनी हकीकत बन जाता है जिसे लागू किया जा सकता है। एक न्यायपूर्ण और सभ्य समाज के लिए वाकई एक बहुत मजबूत नींव। ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान हो, चाहे उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। हाँ, लेकिन यहाँ एक विचार करने वाली बात भी है जो आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गई है। स्रोत में ये बात कही गई है कि बलात् श्रम में आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न मजबूरी भी शामिल हो सकती है। ये आज के गिग इकोनॉमी और असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जहां लाखों लोग डिलीवरी एजेंट या ऐप आधारित टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई तय घंटे नहीं और कमाई भी बहुत कम है। तो सवाल ये है कि जहां इतनी आर्थिक असमानता है, वहां एक कम वेतन वाली असुरक्षित नौकरी और आर्थिक जरूरत से पैदा हुए बलात् श्रम के बीच की महीन रेखा कहां खींची जाए? निराशा में किया गया चुनाव कब तक एक स्वतंत्र चुनाव माना जा सकता है? संविधान ने हमें जो दर्शन दिया है, हम उसे आज की बदलती दुनिया में कैसे लागू करें? ये एक विचारणीय प्रश्न है।